हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी साइंस में केमिस्ट्री चल रही है, तो दोस्तों आज मैं दोबारा से आपके सामने लेकर के आया हूं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स और उन टर्म्स के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री क्या होती है दोस्तों, आपको याद होगा केमिस्ट्री होती है जिसमें हम क्या करते हैं, पदार्थ के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके कंपोजिशन, उनके संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ में पदार्थ जिन परमाणुओं का बना है उन परमाणुओं की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि भाई हमने पढ़ा कि भाई केमिस्ट्री के फादर कौन कहलाते हैं। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है दोस्तों, लैवोजियर। कौन है, लैवोजियर। लैवोजियर ने क्या किया दोस्तों, जितने भी एलिमेंट की खोज हुई थी उनको धातु और अधातुओं में वर्गीकरण किया था उनके गुणों के आधार पर। साथ में उन्होंने खोज करी थी किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, किसकी, ऑक्सीजन की। तो जो भी पॉइंट पिछली वीडियो के रह गए हैं आज हम उन पॉइंट की भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे सबसे पहले एक पॉइंट है दोस्तों, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई दोस्तों कीमिया वर्ड से। किस वर्ड से हुई, कीमिया, जो कि एक ग्रीक वर्ड है दोस्तों। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और जिसका मतलब क्या है, ब्लैक। जिसका मतलब क्या है, ब्लैक। ठीक है दोस्तों, आपने परिभाषा पढ़ ली होगी। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई कीमिया वर्ड से। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लैवोजियर। ठीक है, लैवोजियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भी लैवोजियर ने कौन सी बुक लिखी, या बुक का नाम दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा कि किनके द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, तो लैवोजियर ने बुक लिखी द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन क्या जाता है, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री जो बुक है वो किसने लिखी, तो दोस्तों ये लिखी फादर ऑफ केमिस्ट्री लैवोजियर ने। ठीक है दोस्तों, अब हमने पढ़ा केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब जो पदार्थ है आज हम डिस्कस करने वाले हैं पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब दोस्तों आपको पता होगा मैटर या पदार्थ हम कहते किसको। पदार्थ क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई न कोई वॉल्यूम, मतलब जो क्या करती है, स्थान घेरती है, और जिसका कुछ न कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब जो पदार्थ है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दो तरह से। एक तो क्या, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, उसका रंग रूप, उसकी कठोरता। अब दोस्तों जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसको फिजिकल के बेसिस पे या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम स्टेट्स कहते हैं। कौन कौन सी दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस। ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा दोस्तों, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हम पदार्थ को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। अब जो पदार्थ को हम वर्गीकरण करें, इसको क्लासिफाई करें, किसके आधार पर, इसके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ को क्लासिफाई कर सकते हैं दो रूप में। ठीक है, कितने रूप में, दो रूप में। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो क्या है, प्योर, और दूसरा क्या है, इम्प्योर। ठीक है दोस्तों, प्योर शुद्ध, और यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, मिश्रण। यहां पे इसको हम बोल सकते हैं मिश्रण, इम्प्योर। ठीक है दोस्तों, मैटर को हमने डिवाइड किया शुद्ध और मिश्रण या इम्प्योर हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों ये जो शुद्ध है, जो प्योर है, वो
दोबारा से आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन सी कैटेगरी? एलिमेंट और कंपाउंड। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो जो शुद्ध है, जो प्योर फॉर्म है, उसको हमने दोबारा से दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, अब जो एलिमेंट है इन सभी टर्म्स के हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब जो एलिमेंट है उसको दोबारा से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो जो एलिमेंट्स है उनको दोबारा से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? धातु, अधातु और हम बोल सकते हैं इसको उपधातु, इसको कह सकते हैं। तीसरी कौन सी है? उपधातु। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, ये क्या है? मेटल्स। ये क्या है? नॉन मेटल्स। और इनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स। इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? मेटल्स हम कहते हैं। ठीक है, अब जो कंपाउंड है, कंपाउंड जो है इनकी भी आगे क्या है? दो कैटेगरी है। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा कौन सा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा दोस्तों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हमने क्या किया? शुद्ध को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, एलिमेंट को और कंपाउंड। अब ये एलिमेंट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? इसको हम कहते हैं तत्व। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? यौगिक। ठीक है, तो प्योर को हमने डिवाइड किया तत्व और यौगिक में। तत्व को आगे डिवाइड किया। आपको पता भी होगा दोस्तों, तत्व अभी तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो जो एलिमेंट है उसको हमने डिवाइड किया धातु, अधातु और उपधातु में। कंपाउंड्स को हमने डिवाइड किया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक है आपको पता होगा ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या है? कार्बन है, और जिनमें कार्बन नहीं है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ऑर्गेनिक है, और जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलता वो कौन से है? इनऑर्गेनिक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? मिश्रण है। अब मिश्रण को दोबारा से हम क्या कर सकते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस। ठीक है, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। इसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण, और इसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। चलिए, तो आज की वीडियो में हम जितने भी यहाँ पे टर्म्स देख रहे हैं उन सभी टर्म्स की अच्छे से डिटेल्ड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, तो शुद्ध और अशुद्ध आपको पता होगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि शुद्ध को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया? एलिमेंट क्या होता है? तो दोस्तों हमको पता चला कि पदार्थ क्या होती हैं? जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं और जिनका क्या हो? कोई ना कोई द्रव्यमान। ठीक है, तो आगे इसकी टर्म है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होती हैं या तत्व क्या होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो तत्व क्या होते हैं? तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो कि समान तरह के, एक ही तरह के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। जो क्या होते हैं? एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं। तो समान तरह के परमाणु से जो बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक आयरन की रोड है। क्या है? आयरन की रोड है। तो जो आयरन की रोड है इसमें क्या होते हैं? एक ही तरह के एटम्स होते हैं। एक ही तरह के क्या होते हैं? एटम्स। कहीं पर भी अगर हम देखेंगे सभी में क्या है? आयरन के ही एटम्स है, और कोई भी एटम आपको दिखाई नहीं देगा। तो आयरन क्या है? एक तत्व है। ऐसे एल्युमिनियम है तो प्रत्येक जगह पर क्या होगा? एल्युमिनियम का ही परमाणु होगा, तो वो भी क्या है? एक तत्व है। ठीक है दोस्तों,
तो जो तत्व होते हैं उसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा दो पार्ट में या दो तरह के एटम्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अभी तक दोस्तों कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? अभी तक हमारी पीरियोडिक टेबल में कितनी है, 118 है। कहा जाता है कि 119वां भी बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो पीरियोडिक टेबल में अभी तक नहीं डाला। अब यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे आया पीरियोडिक टेबल की बात। तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता कौन था? मेंडेलीव थे। कौन थे? मेंडेलीव थे। ठीक है, और मेंडेलीव ने कौन थे दोस्तों? मेंडेलीव 1869 में उन्होंने क्या किया? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। 1869 में क्या किया? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। किस बेसिस पे? बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर इसने क्या किया? तत्वों को अरेंज किया। ठीक है दोस्तों, तत्वों को क्या किया? अरेंज किया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, समान तरह के परमाणुओं से मिलकर जो बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। और जो तत्वों का वर्गीकरण है, जो पीरियोडिक टेबल है, मतलब हमने क्या किया, जितने भी हमारे तत्वों की खोज हुई उनको एक टेबल में अरेंज कर दिया। उस टेबल को ही क्या कहते हैं? हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों, अच्छा हमने कहा कि भाई मेंडेलीव ने क्या किया? एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या किया? पदार्थों को रखा, एलिमेंट्स को रखा। ठीक है, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर। तो दो तरह की हमारे पास टर्म्स होती है, एक तो होती है एटॉमिक नंबर और एक होती है एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक वेट, इसको हम कह सकते हैं। तो दोस्तों एटॉमिक, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एटॉमिक नंबर की खोज किसने करी थी? एटॉमिक नंबर की खोज किसने करी थी दोस्तों? तो ये करी थी हेनरी मोसले। ठीक है दोस्तों, किसने करी? हेनरी मोसले। तो दोस्तों एटॉमिक नंबर की खोज किसने करी? हेनरी मोसले। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे दोस्तों मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो गए तो मेंडेलीव ने क्या किया? फर्स्ट पीरियोडिक टेबल बनाई। कौन सी टेबल? फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और हेनरी मोसले ने क्या बनाई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर बोलने में गलती होगी दोस्तों ठीक कर दी। मेंडेलीव ने क्या किया? पहली पीरियोडिक टेबल बनाई 1869 में, और हेनरी मोसले ने क्या किया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई जिसमें 118 तत्व हैं और जिसमें तत्वों को कैसे अरेंज किया गया? उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर। इसी ने एटॉमिक नंबर की खोज करी थी, तो ही क्या किया इसने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। और मेंडेलीव ने पहली पीरियोडिक टेबल बनाई, इसमें इसने रखा एटॉमिक मास के आधार पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि एटॉमिक मास की, एटॉमिक वेट की खोज किसने करी दोस्तों? तो एटॉमिक वेट की खोज करी दोस्तों किसने? जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया? एटॉमिक नंबर की खोज करी। कब? 1800। तो 1800 में क्या किया उन्होंने? एटॉमिक वेट की खोज करी दोस्तों। ठीक है, एटॉमिक वेट की इन्होंने खोज करी दोस्तों, सॉरी एटॉमिक वेट की इन्होंने खोज करी जॉन डाल्टन। ठीक है, एक और यहाँ पे वर्ड आता है परमाणु की खोज किसने करी? एटम का कंसेप्ट किसने दिया? तो वो भी किसने दिया दोस्तों? जॉन डाल्टन ने ही दिया। किसने? जॉन डाल्टन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपने पढ़ा कि एलिमेंट क्या होती है? समान तरह के तत्वों से मिलकर, समान तरह के परमाणु से मिलकर जो बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, जिनको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब आगे हमने पढ़ा कि तत्व आगे कितने पार्ट में डिवाइड है? तत्व कितने पार्ट में डिवाइड है दोस्तों? 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, किसमें? मेटल्स में, नॉन मेटल में और मेटल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटल्स क्या होती है, धातुएं क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके गुणों के आधार पर हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। धातु जिनमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज थी, स्पेसिफिक गुण थे। अधातु जिनमें कुछ अलग गुण थे जो धातुओं से अलग थे, और कुछ थी उपधातु जिनमें ना तो गुण बिल्कुल धातुओं वाले थे और ना ही बिल्कुल अधातु।
या आप कह सकते हैं कि दोनों के ही कुछ न कुछ गुण थे, तो उनको हम किसी भी कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर पाए, तो उनको एक अलग कैटेगरी बना दी जिनका नाम क्या है, उपधातु। ठीक है दोस्तों। अब जैसे 118 तत्व है टोटल, 118 में से लगभग 90 या 91 क्या है, धातुएं हैं, और इनमें 22 क्या है, अधातु। 22 क्या है, अधातु। ठीक है, और 22 अधातु हैं और 7 से 8 क्या है, उपधातुएं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक, ये सब क्या है, ये क्या है, उपधातुएं हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं मेटल्स। अब हमने कहा कि हमने क्या किया, जो एलिमेंट थे, जो तत्व थे, उनको उनके गुणों के, स्पेसिफिक गुणों के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। अब हमने धातु किसको कहा, उनमें हमने धातु किसको कहा, तो सबसे पहले धातुएं जो होती है, ठीक है, इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, लस्टर वाला गुण पाया जाता है। धात्विक चमक इसको हम कहते हैं, धात्विक चमक। जैसे दोस्तों अगर हम किसी लोहे की रोड को बेशक से उसके ऊपर जंग लगा हुआ है, अगर उसको काटते हैं तो अंदर से क्या होती है, वो बहुत चमकती है। जैसे कि हमारे बर्तन जो है, जैसे स्टील के बर्तन हो गए, वो क्या करते हैं, बहुत सारे चमकते हैं। तो इनमें क्या पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, धात्विक चमक पाई जाती है। और इनमें कौन सा गुण है दोस्तों, और इनमें गुण कौन सा है, इनमें 2 तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। एक तो होती है आघात वर्धता, ठीक है, वर्ध्यता या वर्धता, और दूसरी क्या है, तन्यता। ठीक है, दूसरी क्या है, तन्यता। इसको कहते हैं मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी, और इसको कहते हैं डक्टिलिटी। तो ये 2 तरह के गुण पाए जाते हैं। आघात वर्ध्यता मतलब अगर हम इसके ऊपर आघात या चोट मारते हैं तो क्या करती है, वो चद्दर में कन्वर्ट कर हो जाती है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, धातुओं की शीट्स बना सकते हैं पीट पीट कर। ठीक है दोस्तों, तो आघात वर्ध्यता। और दूसरा क्या है, इनको खींचकर तारों में बदला जा सकता है, इस गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता। पीट पीट कर चद्दर बनाने वाला जो गुण है वो होती है आघात वर्ध्यता, और अगर खींची जाए तो तार में कन्वर्ट हो जाती है, इसको, इस गुण को हम कहते हैं तन्यता। ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा आघात वर्ध्यता और तन्यता किसमें होती है, तो दोस्तों ये होती है किसमें, गोल्ड में। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य है या तन्यता का गुण जो है वो किसमें है, गोल्ड में है। याद रखना दोस्तों, 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। 1 ग्राम से, केवल 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो तन्यता गुण है वो किसमें है, वो है गोल्ड में। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात, ये क्या है, विद्युत और ताप के सुचालक। ठीक है, या हीट आप बोल सकते हो, विद्युत और हीट या ऊष्मा को, ऊष्मा के क्या है, सुचालक। जैसे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की वायर है वो सारी किसकी बनी होती हैं, किसी न किसी मेटल की ही बनी होती है। इसी तरह से जो हीट है, अगर हम क्या करें, हमारे पास एक लोहे की रोड है, उस लोहे की रोड का अगर एक एंड हम आग में डालते हैं, फायर में डालते हैं, तो उसका दूसरा एंड क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये कौन सा गुण है, ये ऊष्मा के सुचालक का गुण है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि विद्युत और ऊष्मा, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो कौन सा है, चांदी। सबसे अच्छा सुचालक कौन है, चांदी है। ठीक है, तो सबसे अच्छा कौन है, चांदी है। उसके बाद कौन है, कॉपर। उसके बाद कौन है, कॉपर है। ठीक है दोस्तों, तो चांदी, उसके बाद कौन सा है, कॉपर। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, कॉपर है। ठीक है। 4th पॉइंट, इनमें गुण पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सोनोरिटी। मतलब क्या है, अगर हम क्या करते हैं, किसी धातु के ऊपर चोट मारते हैं तो क्या होती है, उसमें से साउंड निकलती है। ठीक है, एक प्लीजेंट साउंड निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोनोरस या सोनोरिटी वाला गुण कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है दोस्तों, ये धातुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है। धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, हार्ड होती है। धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, हार्ड होती है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या होता है, ये बहुत ही हाई होता है। हाई होता है और शार्प होता है। ठीक है, जैसे लोहा है वो क्या करेगा, जैसे मान के चलते हैं, जैसे मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, टंगस्टन है।
टंगस्टन का 3422 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक रेंज नहीं है। जैसे ही तापमान 3422 डिग्री पहुंचेगा टंगस्टन एकदम से पिघल जाएगा। एक रेंज नहीं है। जो अधातु होती है उनकी रेंज होती है। जैसे मान के चलते हैं 120 से 130 डिग्री पे जाकर के क्या करती है, पिघलती है, बिल्कुल शार्प नहीं है। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, और ये क्या होती है, हार्ड होती है। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, ये भारी होती है, एक और गुण है, जो धातुएं होती हैं वो बहुत ही भारी होती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। कौन सी है, ओस्मियम। अब ये क्वेश्चन एक और तरह से आ सकता है, सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से मेटल की है, तो कौन से की है, ओस्मियम की, बहुत ही भारी धातु होती है। अब यहाँ पर हमने बात करी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता होगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्या करता है, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हार्ड होती है, सॉलिड होती है, जो धातु होती है। अब सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन से धातु का दोस्तों? तो टंगस्टन का है। ठीक है, किसका है दोस्तों? टंगस्टन का। कितना है? 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा तापमान। इसलिए क्या किया जाता है, जो पुराने टाइप के बल्ब हैं जो कि हीट के कंसेप्ट पे काम करते हैं, उसमें किसका तंतु होता है, टंगस्टन का होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान पहुंचने पर भी ये यह नहीं पिघलता। ठीक है दोस्तों, ओस्मियम। अब यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद क्या है दोस्तों? एक धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, सभी को पता भी होगा, कौन सी, H। अब यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे बन जाता है, देखो हमने डिस्कस की टंगस्टन। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, आरआरबी में क्वेश्चन आया भी हुआ था, टंगस्टन को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? ठीक है, किस सिंबल से डिनोट करते हैं दोस्तों टंगस्टन को, बताएं। इसको हम करते हैं किससे, W से। किसको, W। टंगस्टन को डिनोट किया जाता है किस वर्ड से, W से। ठीक है, अब अपवाद क्या है, मरकरी। ये रूम टेम्परेचर पे क्या पाया जाता है, यह रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अब देखिए, क्या मरकरी कभी सॉलिड नहीं हो सकती? क्या मरकरी कभी सॉलिड नहीं हो सकती? ये हो सकती है। मरकरी सॉलिड हो सकती है जैसे तापमान -39 डिग्री सेल्सियस, लगभग कितना, -39 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, -38.87 डिग्री सेल्सियस होता है। मैंने इसको बोल दिया लगभग -39 डिग्री सेल्सियस। इस पे क्या होती है, ये सॉलिड में बदल जाती है। या फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो कितना होता है, -38.87 डिग्री सेल्सियस। और मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 356 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। ठीक है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी है। अच्छा दोस्तों, मरकरी के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट है। मरकरी को क्या कहा जाता है, मरकरी को एक और चीज कहा जाता है, क्विकसिल्वर। मरकरी को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्विकसिल्वर कहा जाता है। ठीक है, मरकरी क्या करती है, धातुओं के साथ, एक और पॉइंट है दोस्तों, मरकरी क्या करती है, धातुओं के साथ मिलकर क्या बनाती है, अमलगम बनाती है। धातुओं के साथ मिलकर क्या बनाती है, अमलगम बनाती है विद मेटल। मेटल के साथ मिलकर क्या बनाती है, अमलगम बनाती है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, मरकरी कौन सी धातु के साथ अमलगम नहीं बनाती? मरकरी कौन सी धातु के साथ अमलगम नहीं बनाती? तो अमलगम नहीं बनाती, वो किसके साथ, आयरन के साथ नहीं बनाती। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन एक और तरह से आ सकता है, मरकरी को कौन से बर्तन में डालकर, कौन सी धातु के बर्तन में डालकर रखा जा सकता है? तो मरकरी को आयरन के बर्तन में रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मरकरी आयरन के साथ घुलकर अमलगम नहीं बनाती। मतलब धातु और पारे का जो मिश्रण है उसको क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो अमलगम किसके साथ नहीं बनता, आयरन के साथ नहीं बनता। एक और यहाँ पे
पॉइंट आ जाता है मरकरी का अयस्क कौन सा है। अब सबसे पहले तो ये अयस्क आया और आया, और का मतलब क्या है, और क्या होता है दोस्तों, और क्या है, देखो अगर हम प्रकृति से मेटल निकालते हैं, अब ऐसा नहीं है कि जैसे हम आयरन देखते हैं हमारे उपकरणों में वैसा ही आयरन हमको मिलता है, नहीं दोस्तों, हमको आयरन के साथ बहुत सारी अशुद्धियां मिक्स मिलती हैं। हमको क्या करना पड़ता है, उस आयरन को उस अशुद्धि में से निकालना पड़ता है, उस अशुद्धि को दूर किया जाता है, जिसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। उसका क्या बोल सकते हैं, निष्करण किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किया जाता है। तो ये और क्या है, ये एक ऐसा पदार्थ है जिस पदार्थ में से हम किसी धातु को बिल्कुल अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं, ज्यादा खर्च किए बिना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा किफायती हमारे लिए होता है वो क्या होता है, और होता है। जैसे हेमेटाइट किसका और है, आयरन का, ठीक है। जैसे बॉक्साइट किसका और है, किसका और है, बॉक्साइट किसका और है दोस्तों, एल्यूमीनियम का है। ऐसे ही मरकरी का और कौन सा है, मरकरी का और कौन सा है, सिनेबार। तो मरकरी का और कौन सा दोस्तों, सिनेबार है, ठीक है। तो सिनेबार क्या है, मरकरी का और। अच्छा दोस्तों, यहां पे हमने एक वर्ड पढ़ा क्विकसिल्वर, ठीक है, क्विकसिल्वर। और इसी तरह का एक और वर्ड आता है क्विकलाइन, एक और वर्ड है दोस्तों, कौन सा, क्विकलाइन। क्विकलाइन हम किसको कहते हैं, क्विकलाइन हम कहते हैं इसको दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइन कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड कहां से मिलता है, पत्थरों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। इसका यूज कहां करते हैं दोस्तों, सीमेंट के निर्माण में, किसके निर्माण में, सीमेंट के निर्माण में हम क्विकलाइन का यूज करते हैं, चूना हम बोल सकते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे एक और पॉइंट मिल जाता है कि सीमेंट की खोज किसने करी दोस्तों, जोसेफ एस्पीडन ने। किसने करी दोस्तों, सीमेंट की जो खोज करी किसने करी दोस्तों, जोसेफ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं जोसेफ एस्पीडन। तो जोसेफ एस्पीडन ने किसकी खोज करी, सीमेंट की खोज करी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट करते हैं, ये क्या है, ये सारे हैं मेटल्स के पॉइंट, ठीक है, किसके पॉइंट है, ये मेटल्स के सारे पॉइंट। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकती है दोस्तों इसमें। अच्छा दोस्तों, मेरे को ये बताएं, पीरियोडिक टेबल में जो धातुएं हैं वो कौन सी तरफ पाई जाती है, अधातु कौन सी साइड पाई जाती है। देखो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल यहाँ पर है, देखिए ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। अब जो पीरियोडिक टेबल है इसकी जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, यहां पर देखिए, ठीक है, हमारी तरफ से क्या है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड क्या है दोस्तों, हमारी मेटल्स है, सारे क्या है, मेटल्स है। और राइट साइड में क्या है दोस्तों, नॉन मेटल्स है, सारे क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। बीच में क्या है, उपधातुएं, ठीक है, क्या है दोस्तों, उपधातुएं, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, चाकू से काटी जा सकने वाली कौन सी धातु। तो दोस्तों याद रखना, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, क्षारीय धातुएं जो हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। चाकू से क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। जैसे कौन सी, लिथियम होगी, सोडियम होगी, पोटाशियम, ये बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं और ये बिल्कुल नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और इनको चाकू से काटा जा सकता है, इनको चाकू से काटा जा सकता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों, तो सबसे हल्की धातु है जो पहले नंबर पर है। तो पहले नंबर कौन सी धातु है, लिथियम, सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी कौन सी है दोस्तों, ओस्मियम है, सबसे भारी कौन सी है, ओस्मियम है, हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अच्छा, और इसमें पॉइंट कौन सा जाता है, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, हमारी जो भू प्रकृति है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है कौन सी दोस्तों, एल्यूमिनियम पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद कौन मिलता है, आयरन मिलता है, उसके बाद कौन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु, अब यहाँ पे ये वर्ड आप नोट करें, क्या है ये धातु। अगर आपसे पूछा जाए
भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो वो कौन सा दोस्तों? ऑक्सीजन है। कौन सा दोस्तों? ऑक्सीजन है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या मिलता है? उसके बाद मिलता है सिलिकॉन। तीसरे नंबर पर कौन आता है? एल्युमिनियम। फिर कौन आता है? आयरन। फिर आता है कैल्शियम। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? सिलिकॉन, जो कि क्या है? एक उपधातु है और इसका हम यूज करते हैं हमारे डिजिटल उपकरणों में। किसमें? डिजिटल उपकरणों में। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा किसके बारे में? मेटल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल या अधातुओं के बारे में। तो अधातुएं क्या होती हैं? अधातु या फिर क्या है? नॉन मेटल्स। तो जो मेटल्स के गुण शो नहीं करती वो सारे सारे क्या है? नॉन मेटल है। अब यहाँ पे आप देख लें हमारी पीरियोडिक टेबल में कौन सी साइड? राइट साइड कौन सी है? ठीक है, क्या है? नॉन मेटल। कितनी है? 22 है। अभी 22 में 11 तो सीधे क्या है? गैस है। 11 क्या है? गैस है और 10 क्या है? सॉलिड। 10 क्या है दोस्तों? सॉलिड। और एक किस फॉर्म में है? केवल एक ही है जो किस फॉर्म में है? लिक्विड, और जिसका नाम क्या है? ब्रोमीन। जिसका नाम क्या है दोस्तों? ब्रोमीन। अब हम नॉन मेटल कहते किसको हैं? किन गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं? किसी एलिमेंट को अधातु कहते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात है, जो अधातुएं होती हैं ये क्या होती हैं? ज्यादातर गैसेस की फॉर्म में है। ज्यादातर क्या है? गैसेस की फॉर्म में है। इनमें धातु वाला कोई गुण नहीं है। ना इनको हम पीट कर चादर बना सकते हैं, ना ही हम तारे बना सकते हैं। ये विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। विद्युत की क्या है? विद्युत और ऊष्मा की क्या है? ये कुचालक। अब यहां पर एक पॉइंट बन जाता है। देखो दोस्तों, हर एक चीज का एक एक्सेप्शनल केस होता है, एक अपवाद होता है। ठीक है, अपवाद होता है। अब जो अपवाद की अगर हम बात करें, अपवाद जो डायमंड है, जो डायमंड है वो क्या है भाई? वो है विद्युत हीट का सुचालक। कंडक्टर ऑफ हीट है। कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? डायमंड है। ठीक है, और विद्युत का भी एक सुचालक है जिसको क्या कहते हैं? हम ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? ये है विद्युत का सुचालक। ये क्या है? विद्युत का सुचालक। अब आपको पता होगा कि डायमंड, डायमंड क्या होता है दोस्तों? डायमंड क्या होता है? एक कार्बन का अपरूप है। इनको हम कहते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट को, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? ये दोनों क्या है दोस्तों? ये है कार्बन के अपरूप। ये एलोट्रोप्स हम कह सकते हैं। अब एलोट्रोप्स का मतलब क्या है दोस्तों? जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल गुणों के आधार पर क्या है? क्या होते हैं? अलग होते हैं। देखने में बिल्कुल अलग होती है, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं? समान होती है। ठीक है दोस्तों, जो ग्रेफाइट और डायमंड है दोनों में ही क्या है? कार्बन। लेकिन सिर्फ क्या है? इनके अरेंजमेंट का ही फर्क है कि डायमंड क्या है? सबसे महंगी चीज है, सबसे हार्ड चीज है। ठीक है, और ये चमकता है। अच्छा, एक और पॉइंट आता है, डायमंड की जो लस्टर है, डायमंड इतना चमकता है, वो कौन से फिनोमेनन में है? हमने इसमें डिस्कस भी किया था स्पेशल टॉपिक TIR के ऊपर। किस पर? TIR की वजह से क्या करता है? ये चमकता है। TIR की वजह से क्या होता है? ये चमकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? इनको हम कहते हैं कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? इनकी फिजिकल गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अलग है। जैसे ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है। तो फिजिकल, ठीक है, एक फिजिकल भौतिक चीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं? लगभग समान होती है। ठीक है, तो डायमंड का आप यूज करते हैं कहां पर? ज्वेलरी में, शीशे को काटने में यूज किया जाता है। ठीक है, और ग्रेफाइट का यूज कहां करते हैं दोस्तों? ग्रेफाइट का हम कहां यूज करते हैं दोस्तों? पेंसिल में, पेंसिल में। ठीक है, पेंसिल में करते हैं। और कहां करते हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका। कहां पर? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कहां पर? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। कहां पर? न्यूक्लियर पावर प्लांट।
किसकी फॉर्म में यूज करते हैं ग्रेफाइट का? हमने ये पढ़ा भी हुआ है, मॉडरेटर की फॉर्म में। किस फॉर्म में? मॉडरेटर। अब जैसे ही कोई क्या होता है, फ्यूजन होती है, जैसे ही क्या होता है, एक विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो जो 3 न्यूट्रॉन बड़ी तेज गति से भागते हैं वो आगे फ्यूजन नहीं करेंगे। उन 3 न्यूट्रॉन की जो गति है वो धीमी करनी पड़ेगी ताकि वो आगे भी जाकर फ्यूजन करें। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। मतलब गति क्या करनी है? धीमी करनी है। उस गति को धीमा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉडरेटर। और जिसमें यूज किया जाता है क्या? ग्रेफाइट। जिसमें यूज किया जाता है दोस्तों क्या? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। ठीक है। और कहाँ यूज होता है ग्रेफाइट? ग्रेफाइट हम सेल्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, जो सेल्स होते हैं उनमें भी यूज करते हैं। चलिए, अब और क्या होता है इनमें? हम अधातुओं की बात कर रहे हैं, तो अधातुओं की अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा दोस्तों, जो डायमंड है वो कहां पर पाए जाते हैं? जो डायमंड है वो कहां पर पाए जाते हैं? जो डायमंड पाए जाते हैं सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में कहां पाए जाते हैं? तो ये कहां पाए जाते हैं दोस्तों? पन्ना में। कहां पर पाए जाते हैं? पन्ना में पाए जाते हैं। ठीक है, पन्ना में पाए जाते हैं। और इसका जो डायमंड का जो हम बोल सकते हैं एक्सट्रैक्शन है, कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? पन्ना में पाए जाते हैं। अच्छा, नॉन मेटल की और कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? हमने कहा कि इनमें कोई चमक नहीं होती, कोई आघात वर्धता या तन्यता नहीं होती। फिर क्या है? इनमें कोई सोनोरिटी नहीं होती। अगर इसको हम क्या करते हैं? चोट मारते हैं तो ये मेटल की तरह प्लीजेंट साउंड नहीं देती। मेटल की तरह प्लीजेंट साउंड नहीं देती। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारे रंगों की होती है, बहुत सारे रंगों की ये होती है। अलग अलग इनका क्या होता है? रंग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने डिस्कस किया मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो हमारी मिश्रण की फॉर्म में। ये जो मिश्रण वाली जो वीडियो होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।